हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी मेंस 2020 का जो सिलेबस है इसको आज हम डिकोड करेंगे। और ये सिलेबस बहुत सारा पार्ट ऑलरेडी हम डिकोड कर चुके हैं। आज एमपीपीएससी 2020 मेंस का जो पेपर 3 है इसको हम डिकोड करेंगे नए सिलेबस के हिसाब से। चूंकि 2019 का सिलेबस कुछ और था, वहाँ पे इकोनॉमी भी पेपर 3 का पार्ट हुआ करता था। बट राइट नाउ पेपर 3 में केवल और केवल विज्ञान एवं तकनीकी का पार्ट है, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो लेट्स डिकोड दिस वन। डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें कहाँ से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं, राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी बहुत सारी क्लासेस एवरी सिंगल डे चलती हैं और लाइव क्लास होती हैं, तो उसका बेनिफिट भी आप लोग ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, ऐसा मत करिएगा कहीं पे स्विच कर दें, क्योंकि बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो बाद में डिस्कस किए जाएंगे। तो उसका बेनिफिट यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो अंत तक देखना बेनिफिशियल रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। जैसे स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कहाँ से पढ़ना है। देखिए, विज्ञान के पार्ट को पढ़ने के लिए हालांकि बेस्ट पार्ट है आपको साइंस पढ़ना चाहिए। आप लोगों को एनसीईआरटी की जो साइंस है, स्पेशली 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। लेकिन पहले हम हर एक टॉपिक को देख लेते हैं कि बेसिकली इसे पढ़ना क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला यूनिट है यूनिट 1। जैसे कि आप जानते हैं सिलेबस में जो आपका ये पेपर 3 है, इसमें कुल मिला के 10 यूनिट है और पूरा का पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज आपके एमपीपीएससी 2020 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको कुछ ज़्यादा शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए कार्य बल एंड ऊर्जा। कार्य बल ऊर्जा की बात करें, बहुत ही बेसिक चीज़ है। इसमें सारी चीज़ पढ़नी पड़ेगी। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, फ्रिक्शन घर्षण क्या है, वायुमंडलीय दबाव क्या है, कार्य क्या है। हालांकि ये पोर्शन पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी 10th क्लास की रेफर कर सकते हैं। हालांकि 9th क्लास की एनसीईआरटी भी रेफर कर सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी कुछ दिया हुआ है। तो 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट आपका सारा काम हो जाएगा। इकाइयाँ और माप हैं, दैनिक जीवन के उदाहरण है, दैट्स वेरी बेसिक वन। गति, वेग, त्वरण है। गति क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इन सभी की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं थोड़ी सी पूछ ली जाती है एग्जाम में। बहुत ज़्यादा डीप में आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा डेफिनेशन पार्ट याद रखना है। इसके बाद ध्वनि। ध्वनि की बात करें, परिभाषा, प्रचार का माध्यम, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि, शोर और संगीत, ध्वनि संबंधित शब्दावली, आयाम, तरंग, लंबाई, कंपन की आवृत्ति। कंपन की आवृत्ति, ये फ्रीक्वेंसी जो होती है वाइब्रेशन की, कई बार पूछ ली जाती है, क्या होती है, कैसे निकालते हैं, वेवलेंथ वगैरह क्या होती है। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम पूछ ले जाते हैं। विद्युत की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी में देखा है तो विभिन्न प्रकार के सेल के कई सारे टाइप्स हैं, तो ये आप याद रखें। जैसे लिथियम आयन बैटरी है, LiON, इस समय ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है लिथियम आयन बैटरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप याद रखिए। परिपथ, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ जाते हैं। नाउ चुंबक की बात करें, चुंबक में गुण, कृत्रिम चुंबक का निर्माण कैसे किया जाता है, उपयोग क्या होता है, तो ये चीज़ें पूछा जा सकती है। आपसे पूछा सकता है किसी चुंबक में बेसिकली मान लीजिए आपको एक चुंबक दे दिया गया और दूसरा आपको बेसिकली एक सिंपल सा आयरन बार दे दिया गया, तो इनमें से कैसे पता लगाओगे कि बेसिकली चुंबक कौन सा, आयरन बार कौन सा है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आपकी एनसीईआरटी मिल जाएगा। 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेगा उसमें सब कुछ मिल जाएगा। 9th क्लास की एनसीईआरटी भी साथ में आपको ऐड करना है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस। दर्पण और लेंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा कि दर्पण और लेंस थोड़ी अच्छे से पढ़ेगा, क्योंकि 10th की एनसीईआरटी में ये बहुत ही शानदार तरीके से दिया है। दर्पण और लेंस, इसको अच्छे से पढ़ना है। प्रतिबिंब निर्माण, ये सारी चीज़ उसमें कवर की गई है, कहाँ पे कब प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है, सब चीज़ें पढ़ना है आपको। ऊष्मा की बात करें, यहाँ पे तापमापन है, थर्मामीटर है, ऊष्मा का रूपांतरण है। वेल देखिए, इसमें आपको याद रखना है कि जो टेम्परेचर के डिफरेंट पैमाने होते हैं, जैसे सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, एक तो ये पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये, ऊष्मा के रूपांतरण की बात करें तो यहाँ पे जैसे पूछा जा सकता है आप लोगों से ऊष्मा का सुचालक क्या है, कुचालक क्या है, और पूछा सकता है जैसे मान लीजिए मेटल्स में सबसे अच्छा ऊष्मा का सुचालक कौन सा है, तो आपको पता है सिल्वर है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, ठीक है। ऊष्मा की यूनिट क्या होती है, जैसे जूल होती है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछाते हैं, थोड़ा सा आपको याद रखना है। नाउ चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में देखा है तो पूछा गया है तत्व, यौगिक और मिश्रण, तो ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तत्व, यौगिक और मिश्रण की जो परिभाषाएं हैं ये आपको याद रखना है। मिश्रण और यौगिक में जो डिफरेंस है ये कई बार एग्जाम पूछ ले आता है, थोड़ा सा आपको याद रखना है। परिभाषा है, रासायनिक प्रतीक है, गुण है, पृथ्वी पर उपलब्धता है। पदार्थ, धातुएं, अधातुएं, धातु और धातु में क्या अंतर होता है, तो ये बहुत ही बेसिक है। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के बारे में जरूर पूछा आता है कि आवर्त सारणी, मैंडलीव की जो आवर्त सारणी है वहाँ पर क्या डेवलपमेंट है, कितने तत्व हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हल्की जानकारी पूछ ली जाती है। आवर्तता पूछ ली जाती है, आवर्त सारणी। परमाणु संरचना,
परमाणु संरचना का पता किसने लगाया, यहाँ पर न्यूक्लियस कहाँ होता है, सब कुछ पूछा जाएगा आप लोगों से। यहाँ पे पूछा सकता है इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ जाते हैं। संयोजकता, बंध, परमाणु संलयन, विखंडन। परमाणु संलयन विखंडन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आप लोगों को संलयन क्या होता है। संलयन की जो प्रक्रिया होती है जो आपके सूर्य में होती है उसे बोलते हैं संलयन प्रक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। और विखंडन का मतलब फ्यूजन रिएक्शन। तो आपका जो न्यूक्लियर बम है इसमें विखंडन होता है, और संलयन की बात करें जो हाइड्रोजन बम होता है उसमें संलयन होता है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और लवण, और सबसे इंपॉर्टेंट है पीएच वैल्यू, किसका पीएच वैल्यू कितना होता है। तो 7 से ऊपर जाओगे तो आपका ये क्षार हो जाएगा, 7 से नीचे जाओगे तो अम्ल हो जाएगा। तो ये पूछा सकता है किसका पीएच वैल्यू कितना है, पानी का पीएच वैल्यू कितना है, पानी के अलावा आपका जो ब्लड होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, ये पूछे आ सकते हैं। मान सूचक ये पूछा सकता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप याद रखेंगे। दैनिक जीवन में रसायन, तो ये बहुत बेसिक है। तो ये चीजें पढ़ने के लिए भी आप 9th और 10th की एनसीईआरटी को साथ में क्लब करके पढ़ेगा, आपका पूरा पोर्शन ही कंप्लीट हो जाएगा। ना अगला क्वेश्चन आपका यूनिट 3 की बात करते हैं, सूक्ष्म जीव जैविक कृषि। जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की है। थोड़ा सा आपको करंट अफेयर से जो रिसेंट स्कीम्स है उसे रीड करना पड़ेगा। कोशिका संरचना, कार्य, जंतु एवं पौधों का वर्गीकरण, तो ये आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, बहुत ही बेसिक है। पौधों, पशुओं एवं मनुष्यों में पोषण, संतुलित आहार, विटामिन, तो ये पूछा आता है आप लोगों से संतुलित आहार में स्पेशली विटामिन क्या होता है, कौन सा विटामिन क्या होता है, विटामिन ए क्या होता है, विटामिन बी, सी, डी, ई, सबका नाम आपको याद रखना है। और ये पूछा सकता है हीनता जन्य रोग, हीनता जन्य जो रोग हैं उनके बारे में पूछना है आपको, याद रखना है कौन सा रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, जनरेट होता है, ऐसे पूछे आते हैं। मानव शरीर के अंग, तो आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, मानव शरीर के अंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 10th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। संरचना है, कार्यप्रणाली है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज है। तो ये आपको स्पेशली विटामिन है, और यहाँ पे कौन सा विटामिन कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा हार्मोन कहाँ जनरेट होता है, तो मैं कहूंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। जीवों में श्वसन की प्रक्रिया जो है ये आपको पढ़ना है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा टॉपिक टू टॉपिक पढ़ने की कोशिश करिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पशुओं और पौधों में परिसंचरण है, परिवहन है, तो राइट नाउ ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन आपको याद होगा, जाइलम है, फ्लोएम है। जाइलम से जल का ट्रांसपोर्टेशन होता है और फ्लोएम से जो फूड होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछाते हैं कहाँ से किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। पशुओं और पौधों में प्रजनन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रजनन कैसे होता है, प्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे कैसे सारी चीजें पढ़ना है। हालांकि ये पशुओं का भी पढ़ना है और पौधों का भी पढ़ना है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ह्यूमन बीइंग वाला मतलब एनिमल वाला भी और पौधों का भी, दोनों चीजें पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और खास से ह्यूमन का जो प्रजनन है वो तो पढ़ना ही पड़ना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियां, तो यहाँ पे बीमारियां काफी इंपॉर्टेंट है। बीमारियां पूछी जाती है, कौन सी बीमारियां किसी कमी से होती है, कौन सी बीमारियां कैसे होती हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे याद रखना है। ये यहाँ पे ये भी आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, नहीं मिलता है थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, यू विल गेट द आइडिया। चलिए अगला है हमारा टॉपिक, लेट मी गेट द नेक्स्ट वन। यूनिट 4 की बात करें, यहां पर पूछा गया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं एज ऑफ नाउ, तो कंप्यूटर के लिए ऑलरेडी हमने बहुत सारा पोर्शन कवर कर रखा है। आप इसको लूशन की एक अलग कंप्यूटर की बुक आती है, उससे पढ़ सकते हैं, वहां भी काफी कुछ कंप्यूटर का दिया हुआ है, तो उससे भी आप बहुत कुछ कवर कर पाएंगे। एनीवे कंप्यूटर के प्रकार हैं, विशेषताएं हैं, पीढ़ी हैं। हालांकि कंप्यूटर के लिए बहुत सारे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं अपने चैनल में, आप उसे भी देख सकते, काम चला सकते हैं। मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, बहुत ही आसान है। इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। जैसे आप बोलोगे प्रिंटर, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में जैसे माउस है, कीबोर्ड है, ये सारी चीजें इनपुट डिवाइस में आती हैं। स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन सी कितना होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब पता होना चाहिए आप लोगों को। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से टाइप के होते हैं, अब जैसे विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपसे पूछा जाएगा चलो मैकिंटॉश क्या है, मैकिंटॉश भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। विंडोज क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग क्या है, तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक हैं। तो ये उपयोग आपको याद रखना है, मतलब थ्योरी लिखने की कोशिश करना है कि इससे क्या कर सकते हैं, आप फाइल बना सकते हैं, बहुत सारा इसमें टाइपिंग कर सकते हैं। एनीवे कंप्यूटर की भाषाएं पूछना है, कंप्यूटर की भाषाएं कौन सी भाषा को किसने डेवलप किया, जैसे डॉक्टर जावा किसको बोलते हैं, जेम्स गॉसलिंग को। तो ऐसे आपको याद रखना, डेनिस रिची का नाम याद रखना है। तो कौन सी लैंग्वेज किसने विकास किया, सी किसने विकसित किया, जावा किसने विकसित किया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछाते हैं, थोड़ा सा आपको याद रखना है। कंपाइलर काम क्या होता है, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, तो ये सारी चीजों का स्पेशल 1 to 1 आपको याद रखना है। इन केस आपको नहीं लिखते बनता, कुछ नहीं करना है, गूगल में लिखे, आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, आपने डेफिनेशन लिया, आपकी बात खत्म और आपका नोट्स बन गया, आप आगे बढ़िए। इंटरनेट एंड ईमेल की बात करें, ये हालांकि इसके लिए मेरा कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो रहा है, तो आने वाले कुछ ही दिनों में मेंस के हर एक पेपर के लिए हमारा बैच कोर्स लॉन्च होने वाला है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी फीस मैं जल्दी बता दूंगा। सोशल मीडिया की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया
तो बताया मैंने आपको, राम सोनी MPPSC नाम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर अनाउंसमेंट जल्दी कर दिया जाएगा कि कौन सा बैच लॉन्च हो जाएगा और कहाँ पे लॉन्च होगा। सोशल मीडिया, कौन सोशल मीडिया है, कौन सोशल मीडिया नहीं है, तो आमतौर पर क्वेश्चन पूछाते हैं। ई गवर्नेंस में क्या क्या चीज़ आती हैं। अब देखिए, ई गवर्नेंस का टॉपिक आपके प्रीलिम्स में भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ई गवर्नेंस में सब कुछ है, जैसे कि मान लीजिए बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर क्या होता है। तो ये सारी जो सर्विसेज होती हैं, जैसे ये आपको याद रखनी है। विभिन्न उपयोगी पोर्टल और साइट के वेब पेजेस, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये रहा आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन। इसको पढ़ने के लिए आप लुसेंट का भी एक किताब आती है, पतली सी किताब आती है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर डेफिनेशन बेस्ड में थोड़ा ठीक दिया हुआ है। यूनिट 5 की बात करें, यहाँ पे संख्याएं और प्रकार हैं, इकाई मापन की विधियां हैं, समीकरण गुणनखंड है। तो ये बेसिकली मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड है। लाभ हानि पूछा था एग्जाम में, प्रतिशत है, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, साधारण ब्याज भी काफी इंपॉर्टेंट है। अनुपात समानुपात है, तो ये बहुत ही बेसिक है। वैसे सांख्यिकी पूछा था आप लोगों से, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसको थोड़ी सा आप याद रखिएगा। माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और विचरणशीलता की माप, प्रादर्श के प्रकार, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। किससे? सिंपल मैथ से पढ़ना है। आई एम श्योर कि आपसे बन जाएगा। इन केस अगर आपसे नहीं बनता है तो ऑलरेडी हमारा बैच लॉन्च हो रहा है, तो वहां पे सारी चीजें कंप्लीट कराई जाएंगी। नाउ यूनिट 6 की बात करते हैं। यूनिट 6 में पूछा गया संक्रामक रोग और उनकी रोकथाम। तो संक्रामक रोग जो है उनके बारे में आपको याद रखना है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, इसमें आपको सारा पढ़ना है। राष्ट्रीय इंद्रधनुष कार्यक्रम स्टार्ट किया था, उसमें कौन कौन से हैं, डिप्थीरिया, पोलियो, टिट, ऐसी सारी चीजें कवर की गई हैं, उसको आपको याद रखना है। कौन कौन सी चीजों का टीकाकरण करवाया जाता है। आयुष चिकित्सा पद्धतियां, आयुष में सब कुछ आता है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी। तो ये सारी जो पद्धतियां होती हैं, इनके बारे में प्रारंभिक जानकारी रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में यदि कोई इंस्टीट्यूट है उसके बारे में जानकारी आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं, ये जो हेल्थ स्कीम्स हैं, इसके बारे में जरूर एग्जाम में बहुत सारा पूछा आता है। वैसे कोविड-19 का जो मामला प्रेजेंटली चल रहा है, इसको भी आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। केंद्र एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन, तो महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्पेशली हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये पूछा सकते हैं आप लोगों से। हमारे मध्य देश में एम्स की स्थापना कहाँ पे की गई है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारी पोषण अभियान को लेकर बहुत सारी चीजें स्टार्ट की गई। या हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर कितना है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृत्व दर कितना है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा सकते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हेल्थ से कनेक्टेड है। हमारे देश में पूछा सकता है आप लोगों से बहुत सारी चीजें और भी, जैसे कि हमारे यहाँ जो है स्पेशली जैसे आशा कार्यकर्ता हैं, एनएम है, ये ग्रामीण, स्पेशली ग्रामीण पंचायत एरिया में यहाँ पे इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो किस तरह से करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम पूछा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला यूनिट है आपके सामने यूनिट 7, मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं। तो यहाँ पे ये पोर्शन हल्का टेक्नोलॉजी का पोर्शन आ गया है। टेक्नोलॉजी, अब आप बोलोगे ये कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी पोर्शन को पढ़ने के लिए आप टाटा मैकग्रा-हिल की बुक प्रेफर कर सकते हैं, हालांकि हम ऑलरेडी करवाएंगे, लेकिन टीएमएस की बुक है उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग का इतिहास, ये रहा आपका। रिमोट सेंसिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये पोर्शन जो है बेसिकली मैं कहूँ भारत में रिमोट सेंसिंग, ये पूरा का पूरा जो है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, और इसको बहुत ही शानदार तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। आप हमारे वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, ये आपके अपने आरआर कैट इंदौर वाला है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जितने भी यहाँ पर लिखे हैं, श्री हरिकोटा SDSC, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई TIFR, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन को आपको गूगल करके देख लेना है। यदि आपको किताब मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप गूगल करके इनके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर लेना, कहाँ पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे इस समय कौन हेड है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकते हैं। तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, LPSC। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर है ना। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद SAC है। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, तो ये सारा का सारा कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी का है, इसरो के ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर बेंगलुरु, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम VSSC, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान तकनीकी संस्थान तिरुवनंतपुरम, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून। और ये सारे संस्थान जो है इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है और वहाँ पे होता क्या है। तो ये भी चीज़ आपको रखना है, वहाँ पे होता क्या है। हालांकि ये चीज़ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, लेकिन आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप टाटा मैकग्रा-हिल की बुक प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट। यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली मैं इसके लिए कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है भू स्थिर उपग्रह, जो आपके
आप बोलते हैं ना कि भूस्थिर उपग्रह जो क्या होते हैं, मतलब जैसे दैट्स कॉल्ड जो आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, जियो स्टेशनरी। तो जियो स्टेशनरी का मैं 2-4 एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपका जो अपना नाविक है, नेविगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टलेशन, जो भारत का जीपीएस है, इनमें इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है IRNSS, ये सारे के सारे इसमें से 3 सैटेलाइट जो हैं वो जियो स्टेशनरी में लॉन्च किए गए हैं भूस्थिर, और 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस में लॉन्च किए गए हैं। प्रक्षेपण यानी कि पीढ़ियां, जनरेशन, तो इसमें सारा याद रखना है आपको। पहले सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल आया, फिर उसके बाद ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल आया, उसके बाद PSLV आया, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अब GSLV आ गया है, तो ये सारा जो क्रोनोलॉजी है ये आपको याद रखना है। GSLV को बोलते हैं GSLV MK3 से अभी आपने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जिसको आप बोलते हैं बाहुबली। तो ऐसी चीजें आपको याद रखनी है। जैव प्रौद्योगिकी की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, उद्योग, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उपयोग। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है? क्लोन्स, रोबोट्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है, ये सारा उसमें आपके बुक में दिया हुआ है। बौद्धिक संपदा मतलब ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। पेटेंट क्या होता है? ट्रिप्स, ट्रिम्स, ये सारी चीजें जो है अपना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको रेगुलेट करता है। तो ट्रिप्स और ट्रिम्स के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये ट्रिप्स और ट्रिम्स का याद रखना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीयों के उदाहरण चंद्रशेखर वेंकट रमन है, हरगोविंद खुराना है, जगदीश चंद्र बसु हैं, होमी जहांगीर बाबा, M विश्वेश्वरैया, श्रीनिवास रामानुजन, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, सत्येंद्र नाथ बोस, राजा रमन्ना, प्रफुल्ल चंद्र राय। देखिए यहाँ पे आपको हो सकता है ना मिले एक किताब में, कुछ परेशान नहीं होना है, सिंपली गूगल करना है और आपको आइडिया मिल जाएगी। तो इनके बारे में लिखने के लिए आ जाता है किसी के बारे में, तो आपके पास पता होना चाहिए बेसिकली लिखना क्या है। विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जैसे अबेल प्राइज किस लिए दिया जाता है, तो जिस भी क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। स्पेशली रिसेंटली नोबेल प्राइज जो दिया गया है हमारे जो साइंटिस्ट को, तो नोबेल प्राइज में स्पेशली जो साइंस के क्षेत्र में, मान लो फिजिक्स के एरिया में दिया गया, क्यों दिया गया, उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया। यदि आप बात करें केमिस्ट्री के क्षेत्र में क्यों दिया गया, तो वो डेवलपमेंट क्या है, तो ये चीजें आप आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूनिट 8 में चलते हैं। यहां पे ऊर्जा के पारंपरिक और गैर परंपरागत स्रोत हैं। देखिए परंपरागत स्रोत जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, इसमें और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में डिफरेंस है। नवीनीकृत और गैर नवीनीकृत और परंपरागत गैर परंपरागत दोनों में डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस आपको जरूर पता होना चाहिए। और पता होना चाहिए परंपरागत के एग्जाम्पल क्या है। जैसे परंपरागत में कह सकते हो आप कन्वेंशनल में, जैसे हमारा थर्मल एनर्जी है, ये परंपरागत में आता है। लेकिन गैर परंपरागत में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए सोलर एनर्जी है ना, सौर ऊर्जा, ये आपके गैर परंपरागत में आता है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा क्रय, उत्पादन योजना और नियंत्रण, रख रखाव। तो इसमें इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोग इससे जुड़ी हुई जो स्कीम है उसको आप याद रखिएगा। या हमारा जो स्पेशली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो हमारा टारगेट है 175 गीगावाट का, वो भी आप याद रखेंगे। ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, यहाँ पे हमारी सोलर एनर्जी के लिए हम क्या कर रहे हैं, टायर एनर्जी, विंड एनर्जी, ढेरों सारी एनर्जीज हैं, उनके बारे में आपको थोड़ी पढ़ना है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, ये सारा का सारा आपको TMH की बुक में मिल जाएगा। सारा का सारा एनर्जी का पूरा पोर्शन उसमें दिया हुआ है। वर्तमान, परिदेश और भविष्य की संभावनाएं, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, महासागरीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन। तो हर एक टॉपिक की ऊर्जा यहाँ पे दी हुई है, जिसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। और हमारे देश में उसकी में क्या डेवलपमेंट है, हम कितना प्रोडक्शन करते हैं, हमारे प्लांट बेसिकली जो मेन प्लांट हैं जो इंडिया में कुछ 4-6 प्लांट हैं, उसको थोड़ी सी आपको याद रखना है। स्पेशली भूतापीय ऊर्जा, ये जियोथर्मल एनर्जी जो है अक्सर एग्जाम पूछी जाती है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए आप लोग क्या है और कहाँ कहाँ प्लांट है। वैसे भी अभी हाल ही में एक प्लांट जो है जियोथर्मल एनर्जी का इंस्टॉल हुआ है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है यहाँ पे पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र एवं आयाम। तो ये है आपका प्रॉपरली इन्वायरमेंट का टॉपिक। पिछला वाला टॉपिक एनर्जी का था, ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है। इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर IAS रेफर कर सकते हो इन केस आप रेफर करना चाहते हो। वैसे TMH में इन्वायरमेंट भी दिया हुआ है, लेकिन आप पढ़ना चाहते हो शंकर IAS बहुत डीप में दिया हुआ है। उसमें सेलेक्टिव टॉपिक जो है, जो इसमें आपको मिलते हैं, लगते हैं इंपॉर्टेंट है, उससे आप पढ़ सकते हैं। इससे भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक आदि, भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा, आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा, तो ये चीजें पूछी जा सकती है। अब देखिए ये आपकी NCERT भी एक है जो पर्यावरण की है, शायद 11th क्लास की NCERT है, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण संबंधित नैतिकता और मूल्य, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण परिवर्तन। तो पर्यावरण से ही चीजें हैं, जैव विविधता, तो इसी में बेसिकली टर्मिनोलॉजी का बेसिकली पार्ट है, तो यहाँ पे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चुनौतियों से क्वेश्चन हर साल आते हैं। पर्यावरण क्षरण के कारण है, प्रभाव क्या है, आप बता सकते हो सारी चीजें कि हमारे यहाँ जो स्पेशली जो थर्मल एनर्जी है या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इसी कारण हमारे यहाँ पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। दिल्ली के एग्जांपल दे सकते हैं कि वहाँ पे पोल्यूशन के कारण कितनी बीमारियाँ हो रही हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन कोट अबाउट दैट।
पर्यावरण शिक्षा की बात करें, सार्वजनिक जन जागरूकता के कार्यक्रम पर्यावरण शिक्षा एवं उसका स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंध है। इस चीज़ को आप कोट कर सकते हैं। स्पेशली दिल्ली जैसी जगहों का एग्जांपल दे सकते हैं। रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशंस की अभी रिपोर्ट आई है पर्यावरण के लिए, उसको आप कोट कर सकते हो। पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी ऊर्जा का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान, संविधान में प्रावधान आप लेके आए, आर्टिकल 48A लेके आए, आर्टिकल 51AZ लेके आए, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ऐसी चीज़ों को आप कोट कर सकते हो। 42nd अमेंडमेंट आपको याद होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण नीतियाँ और नियामक ढांचा, तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ा सा आपको वर्सटाइल तरीके से पढ़ना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण का। हालांकि थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगी, विल गेट द आइडिया। लेकिन फिर मेरा सजेशन ये है कि आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, शंकर IAS की बुक को रेफर कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पे हैवी बहुत दिया हुआ है, तो आप NCERT रेफर कर सकते हैं। आप उतना हैवी नहीं पढ़ना चाहते, हालांकि आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, ये नहीं कि पूरा एक तरफ से पढ़ने लग जाए। हाँ, इन्वायरमेंट को लेके जो प्रोटोकॉल्स हैं ये इसमें सिलेबस में तो नहीं दिया है, लेकिन ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जिसमें सारे प्रोटोकॉल, जैसे कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, या किगाली एग्रीमेंट है, जितने भी इस प्रोटोकॉल्स एग्रीमेंट्स हैं, वो कन्वेंशन हैं, वो सारे आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यूनिट 10, और आई एम श्योर कि ये इस पेपर का लास्ट यूनिट है। भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा। तो यहाँ पे हल्का सा जियोलॉजी के बारे में पूछा गया है। पृथ्वी, भू प्रॉपर्टी, मेंडर कोर, स्थलमंडल, जलमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति, माय, भूवैज्ञानिक समय सारणी, सैल, चट्टान, चट्टान कितने प्रकार हैं, आग्नेय, अवसादी, कायांतरी सैल। तो ये आपके ज्योग्राफी में कुछ पोर्शन दिया है। वैसे जियोलॉजी का पोर्शन आपको ज्योग्राफी की जो 10th क्लास की NCERT है वहाँ पे पोर्शन ऑलरेडी मिल जाएगा, आप चाहिएगा देखिएगा मिल जाएगा। इनकेस नहीं मिलता तो फिजिकल ज्योग्राफी में देख लीजिएगा, तो वहाँ पे पूरा पोर्शन दिया हुआ है। अब यदि आप बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना चाहते हो तो आप इंग्लिश मीडियम की किताब है GC लियोंग, इसको रेफर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन आई एम श्योर कि आप इतना डीप में नहीं पढ़ना चाहोगे, क्योंकि इतना डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ लेना, 10th क्लास की NCERT और 11th क्लास की NCERT को क्लब कर लोगे, वहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी की NCERT आती है, उसे पढ़ लोगे तो आपको सब मिल जाएगा। खनिज एवं अयस्क, जीवाश्म, अपक्षय एवं अपरदन, मृदा निर्माण, भूमिगत जल, प्राकृतिक कोयला, प्राकृतिक तेल एवं गैस। तो ये कहाँ पे क्या पाया जाता है इसके बारे में है, तो कहाँ पे किसका रिसोर्स कितना है। आमतौर पर क्वेश्चन इससे पूछा था, थोड़ी सी आपको करंट अफेयर से क्लब करना पड़ेगा। और हमारा जो एमपी का पोर्शन है उसमें माइंस वाला पोर्शन है, जो खनिज वाला पोर्शन है उसको आप ले लीजिएगा, और साथ में जो इंडिया का जो खनिज पोर्शन है उसको आप ऐड कर दीजिएगा, तो ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका यूनिट 10। तो ये चीज़ रही साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में। तो आई एम श्योर कि ये यूनिट खत्म हो गई है। हाँ, ये 4th यूनिट स्टार्ट हो गई है अब। तो आपका कुल मिला के ये 10 यूनिट्स हैं। अब आपके पास से कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारा राम सोनी MPPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप यहाँ भी आके कमेंट कर सकते हैं, है ना। दैट्स ऑल फॉर नाउ। डिस्कशन ज्वाइन अप करते हैं, और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8826033084। हमारे बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे इस समय चल रहे हैं, तो आप उसको जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। इसकी कुछ मोनेटाइज्ड फीस रखी है, बिकॉज यू नो समटाइम्स इट्स नीडेड। तो ये रहा डिस्कशन आज का, अबाउट दैट डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए, थैंक सो मच। मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक्स सो मच।